नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मौज मस्ती के साथ पढ़ाई भी डेफिनेटली कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी ऑफ √2, √3 एंड √5 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग √2, √3 एंड √5 को इर्रेशनल प्रूफ करना सीखेंगे। और √2, √3 एंड √5 को इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए जिस थ्योरम की रिक्वायरमेंट होती है उसको भी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद इन पर बेस एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 1.3 के हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में सॉल्व भी करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको काम की लगती है तो देर किस बात की है, कॉपी पेन उठाइए, फोकस बनाइए और आ जाइए। मिलते हैं म्यूजिक के दूसरी तरफ। हमें बात करनी है प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी ऑफ √2, √3 एंड √5 की। बट जैसा कि मेरी आदत है कि जब भी हम कोई टॉपिक शुरू करते हैं तो बिल्कुल बेसिक से करते हैं। चलिए कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स, आप लोग इनकी डिफिनेशंस बताइए। वीडियो को पॉज करिए और बोलना शुरू करिए। बहुत बढ़िया। जो बच्चे बोल रहे हैं कि ऑल दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P and Q are integers and Q cannot be zero, तो all those numbers are known as rational numbers। बिल्कुल सही। और इसी का रेसिप्रोकल, ऐसे नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, all those numbers which cannot be written in the form of P अपॉन Q are known as irrational number। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक डेसिमल एक्सपेंशन का भी पॉइंट आता है रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर में, कौन बताएगा वो। चलिए बहुत बढ़िया। रेशनल नंबर में डेसिमल एक्सपेंशन में क्या प्रॉपर्टी होती है बताइए। या तो वो नंबर टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग का मतलब समझते हैं कि नहीं। बहुत बढ़िया। जैसे 1.2, ठीक है ना, 1.25, ठीक, 6.256, ये सारे नंबर कैसे हैं, रेशनल नंबर है। बहुत बढ़िया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है, अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग टाइप के हैं। नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो कैसे होने चाहिए, बहुत बढ़िया, रिकरिंग होने चाहिए। रिकरिंग का मतलब क्या होता है भैया बताओ। जैसे 1.333, ये इन्फिनाइट तक जा रहा है, ये नंबर कैसे होते हैं, रिकरिंग नंबर। ये दोनों ही टाइप के नंबर कैसे हैं, रेशनल नंबर्स हैं। तो भैया इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, कौन बताएगा। बिल्कुल सही, जो इन दोनों ही कैटेगरी में लाई ना करे। फॉर एग्जाम्पल, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, क्या हो भैया, नॉन टर्मिनेटिंग हो, और नॉन रिकरिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ये ऐसे नंबर जो होंगे वो आपके इर्रेशनल नंबर होंगे। कोई एग्जाम्पल बना लेते हैं इसका। 5.2356125 3, मतलब कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, कोई रिपीटिशन नहीं दिख रहा है। ऐसे नंबर्स क्या हैं, ये आपके इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएंगे। आई होप ये बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी और आपको पहले से पता भी होंगी। तो अभी हमने बात करी रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर की। इस वीडियो के पहले वाली वीडियो यानी ये, जिसमें हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की बात करी है, चलिए कुछ एग्जाम्पल से उस थ्योरम का एप्लीकेशन भी देखते हैं। देखिए एक नंबर ले रहे हैं हम 196, ठीक है। इस 196 नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करें, बताइए ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। चलिए सोच के बताइएगा। एक और नंबर लिख रहे हैं हम, देखिए 225, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि क्या ये 225 3 से डिवाइड हो रहा है और क्या ये 225 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ये आपको सोच के बताना है। चलिए एक नंबर और लिख लेते हैं, मेरे दिमाग में आ रहा है 441, ठीक है। इसको भी चेक करना है कि क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक। अब देखिए बात को समझिए। 196, जितने लोग बोल रहे हैं कि सर ये 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था, क्योंकि 196 एक इवन नंबर है और 2 भी इवन है, और सारे ही इवन नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए 196 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 14 इंटू 14, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बहुत बढ़िया लिख सकते हैं। अब देखिए 14 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 14 को लिख सकते हैं 2 इंटू 7, और यहां पर भी हम 2 इंटू 7 इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भैया, बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो फिर बस आप कलाकार हो गए, ठीक, समझते रहिएगा बस। देखिए 225 को देखते हैं। 225 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो हम लिख सकते हैं क्या, 15 इंटू 15 लिख सकते हैं, और 15 इंटू 15 को फर्दर ब्रेक करेंगे तो हम लिखेंगे 3 इंटू 5, और फिर से 3 इंटू 5, ठीक है। अब 3 इंटू 5 को देखें तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 का भी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया समझ में आ रही है। चलिए 441 में भी यही काम करते हैं। 441 किसका स्क्वायर है, कौन बताएगा, बहुत बढ़िया, 21 का स्क्वायर है, तो 21 इंटू 21 लिख सकते हैं। अब 21 इंटू 21 को ब्रेक करेंगे तो 7 इंटू 3,
और फिर से 7 इंटू 3 लिख सकते हैं इसको। अभी सब समझ में आएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, समझते जाइए, बस धैर्य रखिए। 7 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, धैर्य मतलब पेशेंस, पेशेंस बनाए रखिए, ठीक है। चलिए अब चलिए हम लोग बात करते हैं जो हमारा मोटिव था। देखिए 2 ने डिवाइड करा 196 को, डिवाइड करा, बिल्कुल करा, एक बार करके देख लेते हैं भैया। 196, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 1 बचेगा, 6 नोट करेंगे, 2 8 जा 16। देखिए हुआ ना डिवाइड। अब देखिए यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है, 2 ने डिवाइड करा 196 को, इसी की लैंग्वेज को थोड़ा सा हम बदल दें। 2 ने डिवाइड करा 14 के स्क्वायर को, इफ 2 डिवाइड्स द स्क्वायर ऑफ 14, अब 14 को समझिए, 14 के प्राइम फैक्टराइजेशन, यहां पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कैसे आएगी, 14 इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज 14 हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, तो इसलिए 14 एक कंपोजिट नंबर है, और कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर के, बोलिए प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। अब देखिए 2 ने डिवाइड करा 14 के स्क्वायर को, 14 को ब्रेक करेंगे हम प्राइम प्रोडक्ट्स में तो हमें मिलेगा 2 इंटू 7 की पावर 2। अब इसमें भी 2 छुपा है, अब क्योंकि 2 छुपा है इसमें तभी तो 2 डिवाइड कर रहा है। बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई। जब 2 14 के स्क्वायर यानी 196 को डिवाइड करता है तो आप अगर 196 के इंडिविजुअल यानी 14 को समझेंगे तो क्या ये 2 14 को डिवाइड नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों, क्योंकि यूनिकनेस ऑफ प्राइम प्रोडक्ट्स, क्योंकि 196 14 के 2 बार मल्टीप्लाई करने पर आता है, तो जो प्राइम प्रोडक्ट्स 14 में होंगे वही प्राइम प्रोडक्ट्स 196 में भी होंगे, बस उनकी पावर 2 हो जाएगी। इसका मतलब 2 जो है वो एक प्राइम प्रोडक्ट है, किस में आ रहा है, 14 में भी आ रहा है, और किस में आ रहा है, 196 में भी आ रहा है। इसलिए यहां से कंक्लूजन क्या निकलेगा, यहां से कंक्लूजन निकलेगा कि इफ 2 डिवाइड्स द स्क्वायर ऑफ 14 देन 2 विल आल्सो डिवाइड 14। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। यही बात हम लोग आगे 3 में भी समझते हैं। देखिए 3 ने डिवाइड किया 225 को, 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 3 की डिविजिबिलिटी होती है इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 225 के सम ऑफ डिजिट्स निकाल लेते हैं, क्या आएगा भैया बताओ, 2 + 2 4, 4 + 5 9, 9 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब 225 भी 3 से डिविजिबल है। अब देखिए 225 अगर 3 से डिविजिबल है तो क्या 15 का स्क्वायर 3 से डिविजिबल नहीं है, बिल्कुल डिविजिबल है। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, अब इसको ऐसे समझेंगे कि 3 15 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, 3 डिवाइड्स द स्क्वायर ऑफ 15। अब देखिए 15 एक कंपोजिट नंबर है, इसको प्राइम प्रोडक्ट्स में ब्रेक करेंगे तो 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 2 टाइम्स आएगा। अब 3 क्योंकि एक प्राइम नंबर है और 15 में छुपा है, इसका मतलब 3 15 को भी डिवाइड करेगा, करेगा या नहीं करेगा, कंक्लूजन समझ रहे हैं। इफ 3 डिवाइड्स द स्क्वायर ऑफ 15 देन 3 विल आल्सो डिवाइड 15। बात समझ में आ रही है। अब यही काम 4 4 1 पर भी करके देख लेते हैं भैया, चलो करो भैया, कैसे करेंगे, देखो 4 4 1 का सम ऑफ डिजिट निकालो, 4 + 4 8, 8 + 1 9, अगेन 9 आ रहा है, 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब 4 4 1 भी 3 से डिविजिबल है। जब 3 से 4 4 1 डिविजिबल है तो 4 4 1 को हम लिखें 21 का स्क्वायर। अब यहां पर लैंग्वेज समझिएगा कि 3 डिवाइड करता है 21 के स्क्वायर को। बात समझ में आ गई। अब 21 एक कंपोजिट नंबर है, इसको प्राइम प्रोडक्ट में ब्रेक करेंगे तो 7 इंटू 3 आएगा, वो भी 2 बार, ये देखो हमने इसीलिए सब पहले लिख दिया है, 7 इंटू 3 वो भी 2 बार आएगा। अब इसमें क्योंकि 3 छिपा है तो 3 से ये 7 इंटू 3 भी डिवाइड होगा, तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलेगा भैया, 3 अगर 21 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3 21 को भी डिवाइड करेगा। बात समझ में आ गई। तो हमने यही बातें करी कि अगर 2 14 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, इफ 2 डिवाइड्स द स्क्वायर ऑफ 14 देन 2 विल आल्सो डिवाइड 14। इफ 3 डिवाइड्स द स्क्वायर ऑफ 15 देन 3 विल आल्सो डिवाइड 15। इफ 3 डिवाइड्स द स्क्वायर ऑफ 21 देन 3 विल आल्सो डिवाइड 21। बात समझ में आ गई। अब देखिए इसी को जनरलाइज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल P एक नंबर है, P एक नंबर है, क्या है हमें नहीं पता, जनरल टर्म्स में हम वेरिएबल में बात करते हैं ना, ये P जो है आपके A स्क्वायर को डिवाइड करता है। बात समझ में आ गई। P
ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। अब इन्हीं कंक्लूजन्स को देखकर आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे बताइए। इफ 2 डिवाइड्स द स्क्वायर ऑफ 14 देन 2 डिवाइड्स 14, इफ 3 डिवाइड्स द स्क्वायर ऑफ 15 देन 3 डिवाइड्स 15, इफ p डिवाइड्स द स्क्वायर ऑफ a देन p विल डेफिनेटली डिवाइड ए। बात समझ में आई या नहीं आई? ये कंक्लूजन समझ में आया या नहीं आया? यही आपकी थ्योरम 1.3 है। चलिए इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। चलिए पढ़िए सब लोग क्या लिखा है। लेट P बी अ प्राइम नंबर, P एक प्राइम नंबर है, बहुत बढ़िया। इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, इफ P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है देन P डिवाइड्स ए, तब वो P ए को भी डिवाइड करेगा वेयर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इसी पर हम लोग अभी बात कर रहे थे। आई होप आपको थ्योरम 1.3 बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और अब कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं होगा। अगर अभी भी कोई डाउट बचा है तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उस पर आइए, ग्रुप से जुड़िए और वहां पर भी अपने डाउट्स को शेयर कीजिए। देखिए अब हम लोग बात करेंगे प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी ऑफ √2, √3 एंड √5 की, और उसमें थ्योरम 1.3 के यूज को भी देखेंगे। बट उसकी प्रूविंग यानी इर्रेशनैलिटी की प्रूविंग से पहले हम लोग एक नंबर या एक डिफिनेशन और बचती है जिसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आप लोग ये भी बता दीजिए। पता है आपको कि नहीं ये भी बताइए। अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर नहीं पता है। देखिए को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, मतलब ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 हो। HCF 1 मतलब उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, उनका HCF 1 है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल 2,3, 2,3 का HCF 1 है। इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर हम इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेंगे। बात समझ में आ रही है? इनमें कुछ भी डिवाइड नहीं होगा। देखिए एक पेयर लिखते हैं 2,4, इनके बीच में HCF कितना है बताइए? इनका HCF 2 है, मतलब इनके बीच में कॉमन फैक्टर 2 है, तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होंगे जिनके बीच में HCF 1 होगा, मतलब कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं होगा। अगर उनको हम डिवाइड की फॉर्म यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेंगे। बात समझ में आ गई? एक और एग्जांपल 5,6, अगर आप इनको 5/6 की फॉर्म में लिखिए तो ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन की फॉर्म में रहेंगे। बात समझ में आ गई? को प्राइम नंबर समझ में आ गए, मतलब इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब हम लोग चलते हैं प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी पर। सबसे पहले देखते हैं √2 की बात, और ये आपकी थ्योरम 1.4 है। देखिए इस तरह की प्रूविंग में क्या करना है, हमें इसके अपोजिट अजम्पशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल √2 इज इर्रेशनल, ये प्रूफ करना है तो हम √2 को रेशनल नंबर सपोज कर ले। क्या सपोज कर ले? रेशनल सपोज कर ले, और फिर अपनी अजम्पशन को गलत प्रूफ करें, यानी अपनी अजम्पशन का कंट्राडिक्शन करें, और फिर ये कंक्लूजन निकलेगा कि जो हमने अजम्पशन करी है उसी की वजह से कंट्राडिक्ट हो रही है कंडीशन। तो यानी जो हमने अजम्पशन करी है वो गलत अजम्पशन है, यानी उसका अपोजिट होगा। यानी √2 को रेशनल नंबर लिया है तो √2 इर्रेशनल होगा। पहले हम अपोजिट अजम्पशन बनाएंगे, √2 को रेशनल लेंगे, फिर उसको कंट्राडिक्ट करेंगे और फिर वहां से कंक्लूजन निकालेंगे कि हमारी अजम्पशन गलत है, √2 इर्रेशनल होगा। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब देखिए √2 अगर रेशनल नंबर हम ले लें, √2 को क्या लेट कर ले बेटा? रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं? P/Q की फॉर्म में, जहां पे Q कैन नॉट बी 0, यही तो होता है। तो अब हम इसको लेट करेंगे कि लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, और √2 को हमने लेट कर लिया A/B। आप P/Q, R/S जो मर्जी हो वो लेट कर लीजिए। बट यहां पर कंडीशन क्या है? यहां पर कंडीशन ये है कि A एंड B आर को प्राइम नंबर्स। यही पर खेल है सारा, को प्राइम्स। ठीक है, को प्राइम समझ में आ गया, जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो B√2 इज इक्वल टू A। अब √2 को गायब करने का एक ही तरीका है, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। तो ठीक है, क्या लिखेंगे? ऑन स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा? B√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर। बात समझ में आ गई? √2 का रूट गायब हो जाएगा, हमें मिलेगा 2B² इज इक्वल टू A स्क्वायर। एक मेरे पास इक्वेशन ये बनी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया। अब थोड़ा इस बात को समझते हैं बहुत ध्यान से। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × B इज इक्वल टू A स्क्वायर। बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। अब ये कि B के बारे में हमें नहीं पता है,
बी कोई भी इंटीजर हो सकता है, बट 2 तो प्राइम नंबर है और 2 अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहा है इसका मतलब ये जो 2 होगा ये ए स्क्वायर को डिवाइड करता होगा कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल करता होगा। तो हमने लिखा 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अभी अभी थ्योरम 1.3 हमने पढ़ी। क्या पढ़ी बेटा थ्योरम 1.3? थ्योरम 1.3 कहती है कि सर इफ p डिवाइड्स एनी नंबर फॉर एग्जाम्पल ए स्क्वायर देन p विल ऑल्सो डिवाइड a। हमने कहा बहुत बढ़िया, तुम्हें तो याद हो गया। तो जब 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 2 विल ऑल्सो डिवाइड ए। डिवाइड करेगा या नहीं करेगा? हाँ सर बिल्कुल करेगा। तो यहां से कंक्लूजन निकल के आया कि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, ये वाली लाइन हम स्किप कर रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 2 डिवाइड्स ए। अब जब 2 डिवाइड्स ए होगा मतलब क्या हुआ यहां पर समझना कि 2 एक फैक्टर है ए का। इसको ऐसे समझिए कि हमने कहा 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, तो हम 6 को लिख सकते हैं 3 into 2, मतलब इस 2 के प्रोडक्ट की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमने अगर कहा कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8 तो हम 8 को 2 के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर कंक्लूजन आ रहा है 2 डिवाइड्स ए, इसका मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए। तो हम ए को क्या 2 के प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं लिख सकते? बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम a को 2 के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे देखिएगा, हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 2c। आप a इज इक्वल टू 2x लिख लीजिए, आप a इज इक्वल टू 2y लिख लीजिए, जो मर्जी हो लिख लीजिए। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन नंबर आ गई 2। अब हम क्या करें कि हम a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें। उससे क्या होगा, हमें b और c में रिलेशन मिलेगा। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। चलिए a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा आप देखिए, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू, a की वैल्यू है 2c और 2c का हम कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 इंटू सी स्क्वायर। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही होगी, इसमें तो सिर्फ कैलकुलेशन करी गई है। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने इस बात का कंक्लूजन निकाला था, किस बात का? 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहां से हमें मालूम पड़ा कि 2a स्क्वायर को डिवाइड करता है। फिर हमने कंक्लूजन दिया थ्योरम 1.3 का यूज करके कि 2a को भी डिवाइड करेगा। अब देखिए सेम टू सेम कंडीशन वही आ गई, बस यहां पर b और c हैं। ठीक है ना, तो वही कंक्लूजन यहां पर भी निकालते हैं। तो हमने देखा कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? 2 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, मतलब 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। तो यहां पर फिर से हम थ्योरम 1.3 का यूज करें तो हम क्या कंक्लूजन देंगे? अब तो सब लोगों को रट गया होगा कि इफ 2 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 2 विल डेफिनेटली डिवाइड्स b। बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल समझ में आई। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आया कि 2 डिवाइड्स, बोलिए 2 डिवाइड्स b। और इससे पहले क्या कंक्लूजन निकला था? देखिए कि 2 डिवाइड्स a। बात समझ में आ रही है? ये देखिए एक स्टार ये वाला और एक स्टार ये वाला, दोनों को ध्यान समझिएगा। 2 डिवाइड्स b और 2 डिवाइड्स a, इन दोनों बातों से क्या कंक्लूजन निकलता है? यहां से कंक्लूजन ये निकलता है कि a को भी 2 डिवाइड कर रहा है और b को भी 2 डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 इज अ कॉमन फैक्टर। क्या है बेटा? कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। बट हमने तो a और b को को प्राइम लेट किया था, याद है कि नहीं याद है? और को प्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो ये 2 कैसे कॉमन फैक्टर हो सकता है a और b का? यहां पर मेरी अजम्पशन गलत हो गई, कंट्राडिक्शन आ गया। जब कंट्राडिक्शन आ गया तो हम क्या कहेंगे? ये जो कंट्राडिक्शन राइज हुआ है ये हमारी रॉन्ग अजम्पशन की वजह से हुआ है। और जब ये रॉन्ग अजम्पशन की वजह
वजह से हुआ है। तो हमारी रॉन्ग अजम्पशन क्या थी, हमने √2 को रेशनल लेट किया था, यही मेरी अजम्पशन गलत हो गई। और जब ये रेशनल नहीं है तो फिर ये क्या होगा, ये इर्रेशनल होगा। बात समझ में आई? ऐसे ही प्रूविंग इसकी करनी है। क्या लिखेंगे इसमें, चलिए इस बात को भी समझ लेते हैं। देखिए 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, ये तो समझ में आ गया, बट हमने अज्यूम क्या किया था, हमने अज्यूम किया था ए एंड बी आर, बोलिए, ए एंड बी आर को प्राइम्स। और जब ये को प्राइम्स हैं और 2 इनका कॉमन फैक्टर आ चुका है, जो कि अपने आप में एक कंट्राडिक्शन है, तो भैया यही बात लिख देंगे, दिस कंट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। दिस कंट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, बहुत बढ़िया। अब जब ये इसने अपनी अजम्पशन को गलत प्रूव कर दिया, कंट्राडिक्ट कर दिया, तो लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलेगा, वी कंक्लूड दैट √2 इज, बोलिए, इर्रेशनल, क्योंकि रेशनल तो हमने पहले लिया था और वो गलत हो गया, इसलिए ये इर्रेशनल हो जाएगी। बात समझ में आ गई? चलिए अब √3 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, जिसमें हमें √3 को इर्रेशनल प्रूफ करना है। प्रोसेस बिल्कुल सेम है। क्या करना है, √3 को हम रेशनल लेट कर लेते हैं। जब हम √3 को रेशनल लेट करेंगे तो हम लेट कर लेते हैं √3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। बात समझ में आ रही है? और जहां पर ए एंड बी क्या है भैया, ए एंड बी आर को प्राइम्स। को प्राइम लेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमें कंट्राडिक्शन वाली कंडीशन प्रोवाइड करेगा। अब देखिए जब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा b√3 इज इक्वल टू ए। रूट गायब करने के लिए दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी विल गेट b√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, देन वी विल गेट 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया। ठीक है, अब देखिए 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहां से कंक्लूजन ये निकलेगा कि भैया 3a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो 3 डिवाइड्स, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, देन 3 विल ऑल्सो डिवाइड, क्योंकि थ्योरम 1.3 का कंक्लूजन है ये, 3 डिवाइड्स a ऑल्सो। बात समझ में आ गई? यहां से ये पता चल गया कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ a। जब 3 इज अ फैक्टर ऑफ a बात आ गई तो हम a को 3 के फैक्टर यानी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दें, तो a इज इक्वल टू 3c लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? 3 के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया हमने, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लिया। सही है। अब देखिए a को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कहाँ, इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए बहुत ध्यान से समझते रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप सेम स्टेप्स हैं। 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, चलिए कर लेते हैं। तो हमें मिलेगा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। अब 3 1 3, 3 3 9, अब वी विल गेट b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लिया। कोई डाउट? सही है भैया। अब देखिए यहां से क्या कंक्लूजन निकलेगा, इक्वेशन नंबर 3 से, यहां से कंक्लूजन निकलेगा कि 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, ठीक है ना, तो 3 डिवाइड्स b स्क्वायर। जब 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, देन 3 विल ऑल्सो डिवाइड b। थ्योरम 1.3, 3 डिवाइड्स b ऑल्सो। इसका मतलब क्या हुआ, 3 इज अ फैक्टर ऑफ b ऑल्सो। बात समझ में आ गई? 3 इज अ फैक्टर ऑफ a, 3 इज अ फैक्टर ऑफ b, मतलब 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अभी अभी प्रूफ करी थी ये बात। ये देखिए 3 डिवाइड्स a, 3 डिवाइड्स b, इसका मतलब 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। अब हम ये बात बार बार नहीं लिख रहे हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिख दी थी। तो 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, जहां पर कंट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि a और b तो को प्राइम थे, a और b तो को प्राइम थे, और यहां पर 3 आपका कॉमन फैक्टर आ गया। कॉमन फैक्टर जब आ गया तो को प्राइम की कंडीशन कंट्राडिक्ट हो गई। और ये कंट्राडिक्शन क्यों राइज हुआ, क्योंकि हमारी अजम्पशन गलत थी। और हमारी अजम्पशन क्या थी, √3 को हमने रेशनल लिया था, ये हमारी अजम्पशन गलत प्रूव हो गई। तो जब ये रेशनल नहीं है तो ये क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, है ना। तो आखिरी में एक लाइन लिखेंगे, वी कंक्लूड दैट √3 इज इर्रेशनल। बात समझ में आ गई? तो स्टेप्स क्या बन रहे हैं, बात को समझ रहे हैं आप लोग? स्टेप्स बन रहे हैं, सबसे पहले हमने √3 को a अपॉन b की फॉर्म में लिखा, a और b को प्राइम थे। अब a और b को प्राइम है तो उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वहां से थ्योरम 1.3 का यूज करके ये कंक्लूड किया कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ a। उसके बाद a को 3 के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा और फिर a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर b में भी ये कंक्लूजन निकल के आया कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ b। मतलब कहीं ना कहीं से हमें
कॉमन फैक्टर ढूंढना है दोनों ही को प्राइम नंबर्स के बीच में। अब जब वो को प्राइम नंबर्स के बीच में कॉमन फैक्टर आ जाएगा तो को प्राइम की कंडीशन कंट्राडिक्ट हो जाएगी। और कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ? क्योंकि हमारी अजम्पशन गलत है, और हमारी अजम्पशन क्या है? √3 इज रेशनल, तो वो उसका उल्टा प्रूव हो जाएगा, √3 इज इर्रेशनल। स्टेप्स समझ में आ रहे हैं? चलिए इन्हीं स्टेप्स को फिर से अप्लाई करते हैं, किस पे? √5 पे। चलिए देखते हैं। तो √5 पर आते ही आपके एक्सरसाइज 1.3 शुरू हो चुकी है। सबसे पहले हमें क्या करना है? स्टेप 1 में √5 को हमें a/b की फॉर्म में लेट कर लेना है, जहां पर a और b को प्राइम्स हैं। बात समझ में आ रही है? a और b क्या है? को प्राइम्स हैं। और जब हमने लेट करा है a/b की फॉर्म, तो ये अपने आप रेशनल हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? रेशनल नंबर हो जाता है। अब हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो b√5 इज इक्वल टू a। अब क्या करना है? स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब हम लोग स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो हमें मिलेगा 5b² इज इक्वल टू a²। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लीजिए। यहां से कंक्लूजन क्या देंगे बताइए? यहां से कंक्लूजन ये आएगा कि 5 डिवाइड्स a², 5 डिवाइड्स a²। तो इस लाइन से कंक्लूजन क्या आएगा? इस पर्टिकुलर लाइन से कंक्लूजन ये आएगा, याद है कि नहीं? 5 डिवाइड्स a², देन 5 विल ऑल्सो डिवाइड a। तो यहां से कंक्लूजन आएगा 5 डिवाइड्स a। ठीक है, जिसके अभी भी ये बात समझ में ना आई हो, थ्योरम 1.3 पीछे अभी प्रूफ करना सिखाई है एग्जाम्पल्स का यूज करके, तो उसको आप लोग फिर से देख लीजिए। तो यहां पर बात आ गई 5 डिवाइड्स a, इसका मतलब 5 इज अ फैक्टर ऑफ a। जब 5 a का फैक्टर है तो a को हम लोग 5 के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5c। सारे के सारे स्टेप्स चल रहे हैं। सबसे पहले हमने a/b की फॉर्म ली, उसके बाद हमने ये दिखाया कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ a, फिर हमने a को 5 के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा। अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? बहुत बढ़िया, a को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। चलिए फिर कर दीजिए। तो जब हम a को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा 5b² इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 5b² इज इक्वल टू 25c²। और फिर से 5 1 5, 5 5 25। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी b² इज इक्वल टू 5c²। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लीजिए। अब यहां से क्या कंक्लूजन देंगे आप? यहां से कंक्लूजन देंगे कि 5 डिवाइड्स b²। भैया समझ में आ रही है बात? 5 डिवाइड्स b²। अब फिर से थ्योरम 1.3 का स्टेटमेंट, इफ 5 डिवाइड b² देन 5 विल ऑल्सो डिवाइड b। तो यहां पर 5 विल ऑल्सो डिवाइड b। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, 5 डिवाइड्स b। अब इन दोनों ही स्टेटमेंट्स को आप पकड़ लीजिए। किसको किसको? 5 डिवाइड्स a एंड 5 डिवाइड्स b। तो 5 डिवाइड्स a, 5 डिवाइड्स b, दोनों बातें क्या बताती हैं? कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। तो 5 जो है आपका ये कॉमन फैक्टर आ गया a एंड b का। बट a एंड b तो को प्राइम नंबर्स हैं, तो ये कंट्राडिक्शन हो गया। किस बात का? हमारी अजम्पशन का। अजम्पशन क्या थी? √5 इज अ रेशनल नंबर। ये देखिए हमने लेट किया √5 इज अ रेशनल नंबर, और ये a और b को प्राइम है। बट हमने ये प्रूव करा कि a और b के बीच में तो 5 एक कॉमन फैक्टर है, और जब 5 इनके बीच में कॉमन फैक्टर है तो ये को प्राइम नहीं हो सकते, और जब ये को प्राइम नहीं हो सकते तो फिर ये अजम्पशन गलत हो गई, और जब ये अजम्पशन गलत हो गई तो इसका उल्टा क्या होगा? √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। ये हो जाएगी मेरी प्रूविंग। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया। चलिए एक्सरसाइज 1.3 के बचे हुए क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 को सॉल्व करने से पहले आपसे एक बात जरूर कहेंगे कि अगर आपको मेरी मेहनत दिख रही है, क्योंकि हम बिना कूलर बिना पंखे के इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो पसीना भी आपको दिख ही रहा होगा। और ये सब हम इसीलिए कर रहे हैं कि इस चैनल पर हम बढ़िया से बढ़िया कंटेंट फ्री में अवेलेबल करवाएं, जिससे हर बच्चा बहुत बढ़िया से अपने मैथ्स की प्रिपरेशन कर सके। तो अगर आपको सच में मेरी मेहनत दिख रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और हम ऐसे ही मेहनत करते रहें। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहां पर लिखा है 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। इसको इर्रेशनल प्रूफ करना है, तो हम अजम्पशन करेंगे कि भैया ये रेशनल नंबर है। जब ये रेशनल नंबर है तो इसको हम a/b की फॉर्म में लिख लेते हैं। भैया a/b की फॉर्म में लिख लिया, और हमने ये अज्यूम करा कि ये एक रेशनल नंबर है। बात समझ में आ गई? ये एक रेशनल नंबर है। अब देखिए यहाँ पर 2 और 3, इनको आप नेचुरल नंबर समझिए, इनको आप होल नंबर समझिए, या इनको आप पॉजिटिव इंटीजर समझिए, तीनों ही एक ही बातें हैं। कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट वाली बात नहीं है। हम क्या करें कि √5 को अलग रखें और बाकी सारे नंबर्स को दूसरी साइड ले जाएं। हमें क्या मिलेगा देखते हैं।
2√5 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 3, यही मिलेगा। बहुत बढ़िया। अब 2√5 के साथ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो √5 इज इक्वल टू 1/2 a अपॉन b माइनस 3। ठीक है, आप इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हैं और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। देखिए √5 इज इक्वल टू 1/2 a माइनस 3b अपॉन b। क्यों? क्योंकि 3 के नीचे कुछ नहीं होता तो 1, हमने b और 1 का एलसीएम लिया b, यानी ये एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन से हमने इसको सॉल्व करा। अब देखिए बात को समझिए, इस इक्वेशन को देख के आपको क्या दिख रहा है, हमने a और b ये तो नॉर्मली कोप्राइम इंटीजर्स हैं, यही लेट करते चले आ रहे हैं। 2 और 3 भी आपके इंटीजर्स हैं, ठीक है, इंटीजर्स ही तो हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब क्योंकि राइट साइड में सारे के सारे इंटीजर्स आ रहे हैं तो राइट साइड एक तरह का रेशनल नंबर बना या नहीं बना? भैया रेशनल नंबर ही तो बना। जब सारे इंटीजर्स को हम सॉल्व करेंगे, अगर a और b की वैल्यू कुछ होती तो आपको फ्रैक्शन की फॉर्म ही तो मिलती, और फ्रैक्शन की फॉर्म मिलती यानी p अपॉन q की फॉर्म मिलती, यानी आपको रेशनल नंबर की फॉर्म मिलती, और वो दिख भी रहा है। तो इसका मतलब जो राइट साइड है ना मेरी इक्वेशन का, ये आपका रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आई? बट ये जो √5 है ना जो लेफ्ट साइड का, ये आपका इर्रेशनल होता है। अभी हम लोगों ने प्रूव भी किया है। बताइए इर्रेशनल होता है कि नहीं? अब इक्वल टू के साइन के लेफ्ट साइड में इर्रेशनल नंबर है और राइट साइड में रेशनल नंबर है, तो क्या ये इक्वल टू का साइन फॉलो होगा? क्या ये इक्वेशन सही है? नहीं सही है। तो यहां पर फिर से कंट्राडिक्शन राइज हुआ कि भैया जो राइट साइड है वो तो रेशनल नंबर आ रहा है बट लेफ्ट साइड तो इर्रेशनल है। इसका मतलब मेरी अजम्पशन गलत है, और ये अजम्पशन गलत क्यों है? क्योंकि हमने 3 + 2√5 को रेशनल नंबर लेट किया है। तो ये जो लेट किया है ये गलत लेट किया है, तो क्या होना चाहिए? इसका उल्टा होना चाहिए। इसका मतलब 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। बात समझ में आ गई? यही लैंग्वेज को आपको लिख भी देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 3 के 3 पार्ट हैं, तीनों ही पार्ट को बहुत जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आई होप आप लोग को अभी तक कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 को अगर हम रेशनल नंबर a अपॉन b अज्यूम कर लें तो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करो या इसका रेसिप्रोकल करो तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा √2 इज इक्वल टू b अपॉन a। ठीक है ना? अब क्योंकि a और b जो कि को प्राइम्स है ना, a और b को प्राइम नंबर्स हैं या को प्राइम इंटीजर्स हैं, तो जब ये को प्राइम इंटीजर्स हैं तो ये जो राइट साइड है ये आपका रेशनल नंबर होना चाहिए, ये आपका रेशनल नंबर होना चाहिए। बट अभी अभी हमने √2 को इर्रेशनल प्रूफ करा है। √2 को क्या प्रूफ करा है भैया? इर्रेशनल तो प्रूफ करा है। तो यहाँ पे फिर से वही बात, कंट्राडिक्शन आ गया। और ये कंट्राडिक्शन क्यों हुआ होगा? हमारी अजम्पशन गलत है इसलिए हुआ होगा। और हमारी अजम्पशन क्या थी? हमने इसको रेशनल लेट किया था। रेशनल किसको? 1/√2 को। ये हमारा गलत हो गया। इसका मतलब 1/2 रेशनल ना होके इर्रेशनल होगा। ये बात समझ में आ गई? ऐसे ही बस 4 लाइनों में प्रूविंग करनी है। देखिए 7√5 को देखते हैं तो 7√5 इज इक्वल टू a अपॉन b। हमने लेट कर लिया, लेट 7√5 इज अ रेशनल नंबर एंड वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b वेयर a एंड b आर कोप्राइम्स इंटीजर्स। ठीक, अब देखिए √5 को हमें अकेला करना है तो √5 को अकेला कर देते हैं। 7 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। a अपॉन 7b, यही तो आएगा। हाँ सर यही आएगा। अब राइट साइड पर फिर से फोकस करिए। a आपका एक कोप्राइम इंटीजर, a और b आपका मतलब कोप्राइम इंटीजर, 7 आपका नॉर्मल इंटीजर ही है। तो जब राइट साइड में सब इंटीजर ही हैं तो राइट साइड आपका रेशनल नंबर और लेफ्ट साइड कैसा है? अभी अभी हमने प्रूव करा है इर्रेशनल है। और जब ये लेफ्ट में इर्रेशनल नंबर और राइट में रेशनल नंबर, तो फिर से मेरा कंट्राडिक्शन हो गया। और हम क्या कहेंगे? दिस कंट्राडिक्शन राइज बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। और हमारी रॉन्ग अजम्पशन क्या है? 7√5 को हमने रेशनल नंबर लेट किया है, तो ये रेशनल ना होके क्या हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए भैया लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 + √2 को हमने रेशनल नंबर लेट कर लिया और वो हमने लेट कर लिया a अपॉन b वेयर a एंड b आर
को प्राइम्स इंटीजर्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। √2 को आप अलग रखिए, 6 को दूसरी साइड ले जाइए। a/b -6, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिए, दिखने में अच्छा लगेगा। a -6b/b। अब देखिए फिर से वही बात, अब आप लोग बोलेंगे, हम बोल बोल के एक ही बात थक गए, अब आप लोग के बोलने की बारी है। लेफ्ट साइड क्या है बताइए, रेशनल है या इर्रेशनल? बहुत बढ़िया, इर्रेशनल। और बताइए राइट साइड, बताइए राइट साइड रेशनल है या इर्रेशनल? रेशनल। और जब लेफ्ट साइड इर्रेशनल और राइट साइड रेशनल, ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा कंट्राडिक्शन। और कंट्राडिक्शन क्यों राइज हुआ? बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। और रॉन्ग अजम्पशन जब है जो कि 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 + √2 इज अ इर्रेशनल नंबर, इज एन इर्रेशनल नंबर। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे आपके एक्सरसाइज 1.3 के सारे ही क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब देखिए 2 होमवर्क हैं आपके लिए, एग्जाम्पल नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 11। ये दोनों ही एग्जाम्पल्स आपकी बुक में सॉल्व फॉर्म में दिए हुए हैं, उसको आप एक बार खुद से करिए, ना कर पाइए तो एग्जाम्पल्स को पढ़िए, और तब भी समझ में ना आए तो क्या करना है? टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज करना है। लिंक कहाँ मिलेगा आपको? लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है ना। आई होप इस वीडियो में हम लोगों ने जो भी पढ़ा, जो भी सीखा, आपको समझ में आया होगा। और अगर नहीं आया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और टेलीग्राम पर भी मैसेज करके जरूर बताइए। और लास्ट में आपसे यही कहेंगे कि अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। थैंक यू।